अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, किसी न किसी तरह मैंने आपकी चिड़िया तक रसाई हासिल की। अच्छा, हाँ, ज़माना बदल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, एआई और चैट जीपीटी के बाद इसको आप छुपा लें, कम्युनिकेशन को कैसे रोकेंगे? क्या तुमने मेरी चिड़िया से खबर ली है? मैंने चिड़िया से खबर ये ली, हाँ। है तो वो आपकी चिड़िया Of ना? course, don't forget that. हाँ, कॉन्फिडेंशियल तो रखेगी आपके मामलात, लेकिन उसने मुझे इतना बता दिया कि आपके पास कोई खबर है। इसको शुरू में नहीं ये बात करें, अब यू वांट मी टू टेल यू वो खबर क्या है स्ट्रेट अवे? किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? चले इतना ये खबर सबके लिए है, पीटीआई के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है और आज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। ये खबर है, ये तो फिर बॉम्ब शेल है ना? देखिए, नहीं बॉम्ब नहीं है इतना बड़ा, मगर इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो फिर तो इससे शुरू होना चाहिए। कर्टन रेजर। कर्टन रेजर? हाँ। अच्छा, चलो फिर शुरू करो। इसका मतलब मेरी सवाल ये है कि तुम पूछोगी क्या, डायरेक्ट सवाल आएगा तो उसका जवाब मिलेगा, अदरवाइज इधर उधर की तुम घूमोगी तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उसमें ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व्हाइट हाउस को अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो चुकी है। कुछ लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं। ओके, सूंघ लिया तुमने। सूंघ लिया तुमने। अच्छा, वैसे मेरा वो काम नहीं है, लेकिन इसने तुम्हें क्या खबरें दी हैं इस आप खबीस चिड़िया ने? हाँ, आप स्पैरोज नेक को भी पकड़ेंगे उधर जाके, और आज हम चिकन नेक की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका जरा कर्म हो जाए। ये क्या? अच्छा, हाँ, बाय द वे पीटीआई की काफ़ी कोशिश रही है, एज यू नो, कि अमेरिकन कांग्रेस और स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, सबको कॉर्नर घेरा डाला जाए और किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की ये हाइब्रिड हुकूमत को शर्मिंदा किया जाए, प्रेशर डाला जाए, इमरान खान को बाहर निकाला जाए। ठीक। और ये सारा कुछ शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक साहब जिनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। यस, याद आ गया? हाँ, उनकी मुतवातिर ट्वीट्स। वैसे लगता था पाकिस्तान के इशू पे बैठ गए और फिर एकदम गायब हो गए। जी, ये भी हुआ ना? हाँ, वो एक एडवाइजरी आ गई थी ना, फिर गायब हो गए। तो शुरू रिचर्ड ग्रेनेल से हुआ। आज सूरत हाल क्या है? ग्रेनेल को व्हाइट हाउस ने रोक दिया। वो जो बयान दे रहे थे इमरान के हक में, जी, ग्रेनेल को व्हाइट हाउस ने रोक दिया जी, और वो ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए उन्होंने, गायब होते गए। कहा गया कि टाइम बाउंड थे। इससे फिर पीटीआई वाले बड़े मायूस हो गए कि एक ही हुआ है। हमारा तो ख्याल था ये हमारा बंदा है और ये सही काम कर रहा है, इसको ओके ग्रीन लाइट भी मिल गई है। तो एक्चुअली वो भी मिस्टेकन था। उसको नहीं पता था कि व्हाइट हाउस के अंदर पॉलिसी जो बन रही है वो क्या बन रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पॉलिसी क्या बनी। अच्छा, हाँ, ये भी आज आपकी चिड़िया की खबर है। आपको बताऊँ। अच्छा, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत कशमकश चल रही है। व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, ओके, एंड सीआईए रिगार्डिंग पाकिस्तान। सीआईए कहती है कि हमारे मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बड़े पुराने तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, एंड हमें इनकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, तो इनके साथ हमें रहना चाहिए। ठीक। बाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वहाँ, वो भी सीआईए के साथ खड़े हैं। मगर स्टेट डिपार्टमेंट, आफ्टर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम इन, स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो और पेंटागन जो है वो थोड़े से एंटी हुए हैं। ओके, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के एंटी हुए हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट को डिफेंड करना पड़ता है ना, ह्यूमन राइट्स, ये वो वगैरह, वो तो उनका पार्ट ऑफ देयर रिमिट है। तो वो यहाँ जो जिस किस्म की सूरत हाल है तो वो तो डिफेंड नहीं कर सकते। मगर वाइट हाउस जो है, वाइट हाउस इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इनकी हुकूमत के साथ है। अच्छा, सो वाइट हाउस एंड सीआईए एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज विद दिस गवर्नमेंट, सेम पेज। पेंटागन की इतनी वहाँ है नहीं, यहाँ इतना, क्योंकि वो नेटो शेटो में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और बाकी रह गए स्टेट डिपार्टमेंट ने रीडिंग ऑन द हाउस पढ़ ली है। वो थोड़ी बहुत मिन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि अगर इमरान खान लीडर नहीं है तो कौन सा लीडर हो सकता है जिसको आगे सपोर्ट किया जाए। ये है कि इमरान खान के क्या चांसेस हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है, अभी आज की खबर मेरी यही है कि स्टेट डिपार्टमेंट भी न्यूट्रलाइज हो गई है। अच्छा,
तो आपके आसिम मुनीर साहब, आपके DGISI, आपके शहबाज शरीफ साहब, आपकी ये हुकूमत ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और जो करते धरते उनको अपनी साइड पे ले लिया। ये वाला किला फतह कर लिया। ये किला फतह हो गया। ओहो, PTI की लॉबिंग का क्या हुआ? PTI की लॉबिंग जो है पिट गई है। ओहो। और आज एज वी स्पीक, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होने वाली है फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान टू द फॉरेन ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इन व्हाट? बाय द टाइम दिस प्रोग्राम इज एयर्ड, हो सकता है वो खबर भी आ जाए। तो वो ये है कि इसहाक डार साहब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात होने जा रही है, मार्को रूबियो के साथ। जी। ओके। ये आज होगी और उससे काफ़ी चौड़े एजेंडा आइटम्स हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बात होगी। ओके। तो ये आई कैन टेल यू दैट थिंग्स आर मूविंग स्मूथली इन फेवर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, करंट सेटअप इन पाकिस्तान। करंट सेटअप इन पाकिस्तान। ओके, तो एक तरफ हम देख रहे हैं जो विल्सन एक बिल पेश करते हैं और वो पाबंदियों की बात करते हैं, तारिक फातमी साहब वहाँ पर एक्टिव होते हैं। फिर आपने वो खबर भी बतानी थी जिसमें कोई विजिट एंटिसिपेटेड है। पाकिस्तान कौन आ रहा है? जो पाकिस्तान कॉकस है कांग्रेस के अंदर, कॉकस का मतलब है कि जो प्रो पाकिस्तान जो ग्रुप मॉनिटर करता है, उसमें एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। आपके पास नाम होंगे उनके, मैंने टॉम आपको सॉजी हैं जी, तो और एक दो बर्गमैन हैं। तो वो आ रहे हैं। अभी उनकी डेट तय नहीं हुई, बट दे आर कमिंग हियर। और अभी उनमें से PTI के कुछ लोगों ने एक आध को इंटरव्यू करने की कोशिश की है और वहाँ ये कि आप जाएंगे तो आप ये बात करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो आगे से जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल राउंड अबाउट जवाब दे रहे हैं। वो किसी किस्म की क्रिटिकल किस्म की बात पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तो जिससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हेन दे कम हियर, उनकी जो ब्रीफिंग्स होंगी इधर उधर सारी, वो दे विल गो अवे विद अ पॉजिटिव फैक्ट, बिकॉज पॉजिटिविटी जो है उसमें उनको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी ना। एक तो उन्हें ये नज़र आएगा कि मईशत चल पड़ी है, खतरा नहीं है ऑफ कोलैप्स, ऑल द हार्ड डिसीजंस हैव बीन टेकन। IMF के साथ मामलात अच्छे हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान खड़ा है और सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका खड़ा है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ तसल्ली दे दी जाएगी कि वो जो खान साहब चले गए थे ना रूस को मिलने, फिर पुतिन को मिलने, वो एक वन ऑफ ही बात थी, ऐसे हमारी कोई नहीं है, रूस के साथ हमारा कुछ नहीं है, किसी फिक्र ही ना करो, हम आपके साथ हैं। तो ये इस किस्म की एश्योरेंसेस उनको मिल जाएंगी एंड आई थिंक द अमेरिकन्स विल स्टे विद दिस गवर्नमेंट। ओके। सो आई थिंक PTI की जो ये इम्कान था ना कि इमरान खान के लिए बेल आउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा ख्याल है वो नहीं होने जा रहा। अच्छा, ये कब तक विजिट? ये विजिट अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक मेंबर टॉम सॉजी वो पिछले साल भी आने का इरादा रखते थे और नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि उन्होंने तनकीद के खदशे के पेश नज़र। अब 2 आएंगे और तनकीद भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, जनरल सी बात होगी, कोई इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू माई सोर्स। ओके, और मुलाकातें किस किस से एक्सपेक्टेड हैं इनकी? जाहिर है वो आएंगे, वो आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, अच्छा। और हो सकता है सियासी जमातों से एक आध से भी मिल लें, और हो सकता है PTI के 1-2 लोगों को मिल लें। अडयाला जेल जाने की कोशिश करेंगे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, और इसमें भी बहुत से इशारे होंगे, विजिट में भी बहुत। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये यहाँ से यही प्रेशर होगा ना कि आप कहीं हमने जाना है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये मुतालबात किए जाएंगे, उनसे के सामने रखे जाएंगे, और वो जो आपने जिस इंटरव्यू का जिक्र किया उसमें भी इस तरह की बातें की गई हैं या कहलवाने की कोशिश भी की गई है। बहरहाल ये बहुत अहम पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बहुत से पैगामात पोशीदा हैं। आपने सेठी साहब की चिड़िया की खबर जानी, टैरिफ्स का टेरर क्या रंग लाएगा, इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो जंगों से अमेरिका को निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तिजारती और माशी जंग छेड़ी है, अनप्रेसिडेंटेड, इसे सदी का सबसे बड़ा तूफान करार दिया जा रहा है माशी तौर पर, और मुख्तलिफ मालिक ने अपने अपने तौर पर रद्द-ए-अमल दिए हैं। उनमें यूरोपीय यूनियन भी और कनाडा भी, इंडिया भी, चाइना भी, बड़े जवाब आ रहे हैं उनको। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये परमानेंट पॉलिसी होगी ट्रंप इंतजामिया की, या इसे हम नेगोशिएट करने का एक टोटका समझ सकते हैं कि अमेरिका अपनी टर्म्स पे आना चाहता है? देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को अगर जानते हैं ना, तो मैं एक पेशन गोई करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो है डील मेकर। वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो डील्स करना चाहता है, और वो डील के परस्यूट में वो गेम खेलता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये इसके साथ तो सारा ग्लोबल इकोनॉमी तब्दील हो जाएगी, अमेरिका फॉरएवर चेंज हो जाएगा, हिस्टोरिक है, इनकलाबी है, काउंटर रेवोल्यूशनरी है,
कोलैप्स हो जाएगा सारा, रिसेशन आ हर जाएगा, किस्म की बातें हो रही है, रिसेशन आ जाएगा, ये भी कहा जा बड़ी बातें हो रही हैं। तो अब ये मुझे इस बात का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अगर एक पूरा कंसेंसस है कि ये जो कदम आपने उठाया है इसके साथ बड़ा नुकसान हो जाएगा दुनिया का भी और आपका भी नुकसान हो जाएगा, तो ये क्यों फिर वो इतना आगे गया है? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स टू प्ले चिकन। पता है आपको चिकन क्या होती है? क्या होती है? चिकन ये है ना, वो कहते हैं तो बकरी बन गया, हमारे यहाँ मुहावरा ना बकरी हो गया, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, वहाँ है प्लेइंग चिकन। ओके। प्लेइंग चिकन ये होती है कि पहले पुराने ज़माने में कि जी वो गाड़ियों की रेस होती थी, ठीक, और वो आगे पहाड़ के ऊपर वो चल रही होती थी और आगे क्लिफ होती थी, तो पूरी स्पीड पे 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, अच्छा, कि पहले किसने ब्रेक लगानी है, ओके, नहीं तो वो गो ओवर द क्लिफ, ओके, तो उसे कहते थे प्लेइंग चिकन, ओके, कि कौन पहले चिकन करके अब मुहावरा है चिकन आउट, ओके, हाँ यू चिकन आउट, मतलब डर गए हो तुम, अच्छा, कौन पहले डरा है, तो आई थिंक ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन। ओके, अब वो गेम तो बड़ी खतरनाक है, बिकॉज अगर आप नहीं ब्रेक मारते तो यू गो ओवर द क्लिफ, तो आई थिंक ही इज प्लेइंग दैट गेम। अब उसने इतना मेजर स्टेप ले लिया है और सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट गालियां दे रहे हैं उसको कि कोई इसमें इकोनॉमिक सेंस नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर उसने क्यों किया ये? क्यों किया? कैलकुलेटेड मूव नहीं है क्या? तो फिर ये कैलकुलेटेड मूवी है ना फिर ये, मगर किस किस्म की कैलकुलेशन? हाँ, जिसको कोई और समझ नहीं रहा, या जिसको लोग उधर तवज्जो नहीं दे रहे उस तरफ, क्योंकि इसने इतनी ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया है कि मैं अमेरिकन आवाम के लिए कर रहा हूँ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहा हूँ, कि वो जो रेटरिक है वो सारी फैल गई हर जगह पे, पीपल आर टेकिंग हिम वेरी सीरियसली कि यार ऐसा कोई पता नहीं है, इन्हें कर, पहले ये था करेगा नहीं करेगा, कर दिया उसने, लेकिन कर दिया। अब वो सारे भाग रहे हैं कि जी ठीक है फिर हम भी रिटेलिएट करते हैं। अब यही रिटेलिएशन, जी उसको पता था कि ये रिटेलिएट करेंगे, ठीक है ना, वो ऐसे तो नहीं था, उसको पता था कि वो करेंगे, सब ने कह दिया हम करेंगे, उसके बाद पीछे कैसे हटते हो? कनाडा ने कह दिया, इंडिया, सब एवरीबडी इज डूइंग इट, यूरोप, सो देन व्हाट्स गोइंग ऑन? अब मेरी एक अपनी एनालिसिस है, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि पीपल टेक हिम सीरियसली और सारे रिटेलिएट करें। रिटेलिएट से मुराद ये है कि तुमने लगाया 25%, हम भी 25% लगाए, तुमने लगाया 10%, हमने भी 10 लगा दिए और ऊपर कर दिया, जिसके साथ अमेरिका का भी नुकसान, जिन लोगों ने लगाया सबका नुकसान है उसमें। ग्लोबल ट्रेड जो श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करेगी तो जीडीपीज जो हैं हर मुल्क की जो है वो असरअंदाज हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपने लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दी, चाइना ने वापस लगा दी आज, ठीक, बिल्कुल। अब क्या होगा? क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए, प्रेशर आ जाए, बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए कि जी चलो आप थोड़ा कम करें ना तो हम भी कम करते हैं, अल्टीमेट तो यही दिखाई तो देता। फिर थोड़ा सा गुंजाइश इधर से निकलेगी, थोड़ी सी गुंजाइश इधर से निकलेगी, निकलती 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 कुछ अमेरिका के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये नेगोशिएशन के लिए ये चिकन खेली जा रही है, ओके, कि कौन पहले पीछे हटता है, तो फिर आर्ट ऑफ डील ही हो गया ना ये तो आर्ट ऑफ डील। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक डील है, ये सारी ग्लोब को ले बैठेगी। शेकन। अच्छा, तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स दिस, अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो इट्स अ डिज़ास्टर। अगर बाकी लोग पीछे नहीं हटते और डील्स, तो फिर तो ये चीज़ रह जाएगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं हट सकेगा, फिर ये बहुत बड़ा एक रिसेशन आएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी हर जगह पे, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जो मकसद जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है वो पूरा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि जी हम टैरिफ लगाएंगे, गाड़ियाँ जो कनाडा से आती हैं वो महंगी हो जाएंगी, 25% 30% जितना टैरिफ लगा दिया है, जब वो महंगी हो जाएंगी, ये जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो महंगे हो जाएंगे, अमेरिका के अंदर कैनेडियन गाड़ियाँ वो महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं जो कि वहीं से बनती हैं वो रिलेटिवली वो सस्ती रहेंगी, तो अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा, इनकी गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी। ये फ़लसफ़ा है इसके पीछे कि हम अपने गाड़ियाँ और अपने गुड्स को हम करेंगे। मगर अगर जो सारी जो अमेरिका की एक्सपोर्ट है, सिर्फ होम मार्केट तो नहीं है, जो सारी अमेरिका की जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट जो है दैट टू विल बी अफेक्टेड, बिकॉज चाइना ने लगा देगा टैरिफ्स, फिर अमेरिका के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि
इसके अंदर अभी आप देखिए गेम चलनी है थोड़ी देर, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगले 2-3 महीने ये कंट्रैक्शन हो, हर जगह से काउंटर रिटेलिएशन हो, फिर उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर अभी बातचीत शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, एडवाइज़र्स के, सबसे बिफोर ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए आप पहले ही रिड्यूस कर दें अपने। और क्या जैसे आप रिड्यूस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को कह दें हमने तो रिड्यूस कर दिया, आप भी रिड्यूस करेंगे। वो विजिट पे ऐसा ही पैकेज बना के लेके गए थे। और आप ये देखिएगा, अगर ऐसे 2-3 बड़े लोगों ने आपने पहले से ही चिकन आउट हो गए तो फिर ये गेम जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाएगी। फिर अगर इस वक्त सारे लगा रहे हैं काउंटर टैरिफ, तो अगर किसी ने काउंटर रिडक्शन शुरू कर दी, राइट, तो फिर सारे ना शुरू हो जाए कि चलो जी सरेंडर कर लेते हैं और नेगोशिएट करके उसका भी काम हो जाता है, हमारा भी काम हो जाता है, बचाव हो जाएगा। ठीक। तो अब इंडिया जैसे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो अमेरिकन मार्केट्स नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए इट्स पॉसिबल कि सम बिग कंट्रीज माइट टर्न अराउंड एंड से कि जी हम पहले से रिड्यूस कर देते हैं, आप हमारे ऊपर ना लगाएं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स है ना कि आपने तो लगाया हमने तो तो अगर हम फिर करते हैं पीछे हटते तो आप भी पीछे हट जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि पहला राउंड में जो आप आज देख रही हैं कि चल रहा है सारा कुछ, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मगर सेकेंड राउंड एक आएगा मेरा ख्याल है जिसमें आपको खबरें आनी शुरू होंगी कि फलाने पहुँच गए हैं, फलाने ने अनाउंस कर दिया हम रिड्यूस कर रहे हैं, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं एंड सो ऑन। पाकिस्तान में भी एडवाइस दी जा रही है गवर्नमेंट को कि आप फौरी तौर पे अनाउंस कर दें यूनिलैटरली कि जी हमने सारे जो बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने रिमूव कर दिए। बिकॉज देखिए हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम लगाते हैं इसीलिए, और हमें कोई फिक्र नहीं है कि अमेरिकन जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ, कोई इट्स नॉट अ बिग थिंग, ट्रेड बैलेंस हमारे हक में है। तो ये आयन मुमकिन है कि आप अपने बैरियर्स ऑन अमेरिकन गुड्स रिड्यूस कर दें। वो पहले ही थोड़े आते हैं और वो भी बड़े इस किस्म के गुड्स हैं जो जिसके बगैर काम नहीं चलता, वो नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है जिसके बगैर काम नहीं चलता। तो वो अगर 20% महंगी भी हो जाएगी ना तो इट डजंट मैटर, यहाँ लोग फिर भी मंगवा लेंगे। मगर हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ऑफ टेक्सटाइल्स एंड राइस एंड अदर स्टफ वो अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आई थिंक स्लोली दिस काउंटर फिलॉसफी ये रूट पकड़ेगी। ये शायद ऐसे ना हो कि फिर डोनाल्ड ट्रंप की डील जो है वो चिकन खेलते खेलते डोनाल्ड ट्रंप माइट बी सक्सेसफुल। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और ये चीज़ चलती है आयशा, देन वी आर इन फॉर वेरी बिग ग्लोबल रिसेशन और लड़ाई झगड़े एंड ग्लोबल रिसेशन। तो आई थिंक दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस टैरिफ इशू। अच्छा, इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे पावर टू नेगोशिएट जो डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई थी, इसकी तरफ मामला जा रहे हैं। अपेरेंटली ये तो जंग लग रही है तजारती, लेकिन उसमें खैर का पहलू ये निकलेगा। आपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो अगर टैरिफ जो पाकिस्तान पे आयद किया जाता है, ये ऐसे ही सिचुएशन रहती है तो पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए इस वक्त बेशतर लोग जो हैं वो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे टू अमेरिका, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और महंगी हो जाएंगी। अभी हम इंपोर्ट्स की तो बात नहीं कर रहे, हम तो एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। और आपकी इस वक्त कोई मेरा ख्याल $6 अरब के करीब आपकी एक्सपोर्ट है यूएस, 6-7 अबाउट 6। तो क्या उसमें वो कम हो जाएगी? कितनी कम होगी? तो अच्छा, मेरा जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा फ़र्क है। आप देखिए हम ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट किस चीज़ की है? टेक्सटाइल्स, फूड आइटम्स, फर्नीचर, सर्जिकल, स्पोर्ट्स गुड्स स्पेशली। दिस इज ये मोटी 4-5 चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल्स के अंदर यान भी है, कैटेगरीज है। मगर आप जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ वो महंगा तो हो जाएगा, मगर महंगा तो हो कि अमेरिका को चीज़ें तो वो अभी भी वो चाहिए होंगी ना जी, ऐसे ही है ना। तो आपके जो मेन कंपेटिटर्स हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका है, ये भी वही टेक्सटाइल्स वन एरिया और दी अदर एरिया, ये भी वही एक्सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर भी तो लग गए ना टैरिफ। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर पहले आपके ऊपर 20% टैरिफ था और अब 30 हो गया तो उनके ऊपर भी ऐसे ही हुआ, तो सारे ही महंगे हो गए हैं। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्केट शेयर गिर जाए, सबका एक ही प्रॉब्लम है। तो सिर्फ ये हो सकता है कि ओवरऑल डिमांड जो है वो सबके लिए कम हो जाए।
मगर क्या आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस? नो। यहाँ फिक्र ये है कि हमारे ऊपर 29-30% लगा दिया है और इंडिया के ऊपर 26% है। ऐसे ही है ना? तो वो जो 3-4% का है वो बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि इंडिया को फ़ायदा हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो नेगोशिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने फार्मूला बताया। आज आप रिड्यूस कर दें अपने टैरिफ्स ऑन अमेरिकन मोटरसाइकिल्स एंड अमेरिकन हार्ली डेविडसन्स एंड अमेरिकन कार्स, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कोई ख़ास फ़र्क पाकिस्तान को नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑफ आइटम्स इन एक्सपोर्ट टू अमेरिका। ऑफ कोर्स अगर अमेरिका के अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ 25% महंगी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर है सबको फ़र्क पड़ेगा। मगर आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी टू मच। आई थिंक इस पर काफ़ी अब लचक आएगी आगे, आप देखिएगा पॉलिसी में। आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी में भी लचक आएगा उधर, बिकॉज बड़ी जल्दी वहाँ एहसास होना शुरू हो जाएगा कि इट्स बेटर टू नेगोशिएट एंड से कि देखें हमने कम करवा लिया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस टैरिफ वॉर। ऑफर्स भी हो सकता है दी जाए। WTO का इसमें किरदार कहाँ रहेगा? WTO बेचारा टुथलेस है, वो सिर्फ WTO बनाया गया था हम जैसे मुल्कों के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए कि आप टैरिफ लो रखें ताकि यूरोपियन और अमेरिकन और जापानीज़ गुड्स आसानी से बिक सकें यहाँ। इसीलिए तो उनकी ट्रेड सरप्लसेस हैं और हमारे ट्रेड नेगेटिविटी है। तो मगर WTO कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, चाइना की तरफ से टैरिफ्स के जवाबी टैरिफ्स आयद करने के अलावा कुछ कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को अनरिलायबल एंटिटीज भी करार दिया गया है। और मीनवाइल जो दुनिया में एक इम्प्रेशन अमेरिका का आ रहा है वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा कि अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। क्या दुनिया के ममालिक इस मूव के बाद ऑल्टरनेट मंडियां ढूंढेंगे, मार्केट्स ढूंढेंगे जिनमें चाइना है, इंडिया है? चाइना तो ऑलरेडी कह रहा है ना कि वी विल फाइंड अदर मार्केट्स। जी, ये तो करेगा चाइना, बाकी मुल्क इतना नहीं कर सकते। जब कैपेसिटी उनकी गिरेगी, इट विल नॉट बी इजी फॉर देम टू फाइंड मार्केट्स, बिकॉज उनको अमेरिकन मार्केट इज अ रिच मार्केट। कितनी दुनिया की मार्केट्स हैं जो रिच, यूरोपियंस विल बी अफेक्टेड एंड अदर्स विल बी अफेक्टेड। जो मार्केट यूरोप अमेरिका की है वो दुनिया, एक तरफ अमेरिका और बाकी तरफ सारी दुनिया है। तो इसलिए आई थिंक अमेरिका इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग चिकन। एंड अगर ये ना हो कि चिकन उधर गले फंस जाए वो अलग बात है, मगर ये है कि अगर वो कामयाब हो गया तो इट विल बी अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक कू। ब्रेव और बोल्ड मूव है जिसमें बहुत से रिस्क इन्वॉल्व हैं। बार बार चिकन का तस्करा हो रहा है तो चिकन्स नेक को भी याद कर लेंगे कि इसकी क्या है या ये बात क्यों आलमी मंजरनामे पर डिस्कस की जा रही है। शो में साथ देने का शुक्रिया। बांग्लादेश के मामलात, हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें पॉलिसी में। अभी चाइना का 4 दिन का विजिट था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का, जो वहाँ के एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने वहाँ चाइना में एक बात की 7 सिस्टर्स स्टेट्स के हवाले से, और जिसके बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है। क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? इंडिया को तो पहले दिन से तकलीफ हो रही है। जैसे ही उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था बांग्लादेश, वो गिरा है जैसे, और बिल्कुल ऑपोजिट बन गया वो, अब चाइना और पाकिस्तान का बन गया एलाय। तो अब इंडिया तो कहते हैं कन्वल्शंस में है, बहुत तकलीफ हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये हुआ क्या है। हाँ। और वहाँ बहुत से सवाल किए जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला और ये हो गया है, हसीना उड़ गई। हाँ। और उसके बाद प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है और वो अब प्रो चाइना भी बन गई है और चाइना से अब वो इन्वेस्टमेंट्स भी ले रही है। तो चाइना का तो बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेक बनने जा रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है वो अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, उससे उकसाना शुरू कर दिया है उस 7 सिस्टर्स को। हाँ। और कह रहा है कि ये वी आर द बे ऑफ बंगाल, हम गेटवे हैं टू द 7 सिस्टर्स। उनको उकसा रहे हैं कि आप बगावत करें, आइडिया दे रहे हैं। हाँ, आइडिया दे रहे हैं। तो ये अब इस किस्म के आइडियाज़ जो है ना वो इंडियंस जो है वो यहाँ बलोचों को दे रहे हैं और TTP को दे रहे हैं। उधर बांग्लादेश में से शुरू हो गया है ये काउंटर। हाँ। तो जाहिर है इसके पीछे, तो जाहिर है आप पाकिस्तान तो नहीं है ना? नहीं, मतलब है कि इंडिया तो यही समझता ना कि इसके पीछे भी पाकिस्तान ने गन डाल दिया। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश ने भी तो नए एलाइज लेने हैं ना, और बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ है वो भी एंटी इंडिया बन गया ना। ये नहीं है कि यूनुस जो है ये कर रहा है खुद, वो देख रहा है कि सारा बांग्लादेश की नई जनरेशन जो है दे हेट इंडियन हेजेमनी। इंडिया ने भी वही फजूल हरकत की है जो इस किस्म की हरकत पाकिस्तान ने की थी।
पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश की कि ये हमारी पपेट रेजिम, हमारा ये इलाका है। उससे रिवोल्ट हो गए वहाँ सारे नेशनलिस्ट रिवोल्ट की ये होते कौन है, वी आर अ प्राउड नेशन कंट्री, हमने तो अंग्रेज़ों को नहीं माना, ये कौन होते हैं, पंजाबी आ गए हैं। इसी तरीके के साथ वहाँ भी ये हुआ कि इंडियंस इतनी हर चीज़ में चले गए वहाँ कि वहाँ भी रेजिस्टेंस शुरू होगी कि ये, और फिर ये रिसर्जेंस ऑफ इस्लाम भी है। जमात इस्लामी इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स इन बांग्लादेश, और अभी भी वहाँ क्रैकडाउन बहुत किया था हसीना ने, और उसके बावजूद फांसियाँ दी थी। उसके बावजूद इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्सेस इन बांग्लादेश इज जमात इस्लामी, एंड जमात इस्लामी इज प्रो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस वापस आ गया वहाँ, तो इसलिए इंडिया की तो बड़ी तकलीफ हो रही है। और अब ये जो चाइना के साथ बांग्लादेश का हुआ है, ये तो इसके साथ तो जो है ना फुल सर्कल ही हो गया कि इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना, और बीच में बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है खेलना शुरू कर दिया उसने। तो इंडिया इज़ वेरी अपसेट एंड राइटली सो। मगर ये होता है जब आप गेम्स खेलते हैं ना नेबरहुड में, तो किसी वक्त भी टेबल्स टर्न हो जाते हैं एंड देन सब काम ख़राब हो जाता है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिफीट है ये। इंडिया ने इस किस्म की डिफीट पहले एक जगह पे हुई है उनको, वो श्रीलंका में हुई है जी। श्रीलंका में भी इंडिया की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। वहाँ की सिविल वॉर जो हुई उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी वजह से रिएक्शन में राजीव गांधी मारा गया। रिएक्शन था ना फ्रॉम द तमिल साइड। तो ये इस किस्म की चीज़ें रही हैं वहाँ, और इंडिया भी अपने हाथ जला चुका है श्रीलंका में जी। इंडिया अपने हाथ जला चुका है बांग्लादेश में जी। इंडिया जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ भी इस किस्म की पॉलिसीज़ चल रही हैं, इंक्लूडिंग इन नेपाल। इंडिया जो है इज़ नॉट द बिग ब्रदर एनी मोर। ये बिग ब्रदर अप्रोच जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, 1971 में, और यहाँ अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। हाँ। तो अब इंडिया का भी वही हाल हो रहा है जो पाकिस्तान का पहले हुआ है। लेकिन इंडिया की तरफ से उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया जवाब देगा इसका, और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बट चाइना इस पेशकश को कैसे लेगा? नहीं, अब आई थिंक इट्स टू लेट फॉर इंडिया टू डू एनीथिंग। इंडिया जो भी कोशिश करेगा नहीं कामयाब होगा। अब जो अलायंस हो गया बिटवीन बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, अब बांग्लादेश विल बी स्टेबल एंड इंडिया विल नॉट सक्सीड इन डिस्टेबलाइजिंग बांग्लादेश। तो वो जो वहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें कुछ इन 7 सिस्टर स्टेट्स में चल रही हैं, उनको हवा मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो वो ईस्ट पाकिस्तान के एपिसोड जिस तरह इंडिया ने इसमें किरदार अदा किया। इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेट, और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रूथलेसनेस शो की है कश्मीर में। तो दे विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल, और वो तो कानून रातों रात कानून चेंज कर देते हैं। इतनी रिप्रेसिव कानून ले आते हैं कि यू कांट इमेजिन। क्रैकडाउन जो करते हैं इट्स ब्रूटल। यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं चलता। जो बंदा ह्यूमन राइट्स की बात करता है इंडिया में वो भी डिसअपेयर हो जाता है। मगर क्योंकि इंडिया का इतना रोमांस है विद द वेस्ट, तो उनकी तनकीद नहीं होती उस तरीके के साथ। दैट्स द रीज़न। और वो अपनी जो प्रोपेगेंडा उनका द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो अभी तक चलता है। यू सी, वहाँ ये हाइब्रिड रजीम और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है। एट द सेम टाइम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से भी हो जाती है। नहीं, वो तो देखिए मुशर्रफ की भी होती थी, हमारे लोगों की भी होती थी साइड लाइन्स के ऊपर। वो सलाम दुआ रहती है। ओके, ठीक है। अब एक और मामला, वो भी खिते की सलामती से जुड़ा है, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है ईरान के मामला से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। ईरान को लेकर जो अभी तक अमेरिका की पॉलिसी रही है, ईरान उसको भांपते हुए ये कहता दिखाई दे रहा है कि वो अपनी पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। क्या अमेरिका रिस्क लेगा इराक जंग के बाद, अफगानिस्तान जंग के बाद ईरान पे हमला करने का? देखिए, मेरा ख्याल है वहाँ भी अमेरिका वही गेम खेल रहा है, चिकन वाली। अच्छा, ये तो एक, आई एम कन्विंस्ड कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ही गोज ऑल द वे। मतलब है कि वो आखिरी स्टेज तक चला जाता है धमकियाँ देते हुए डील के लिए। हाँ, डील के लिए, और फिर कहीं ना कहीं डील मिल जाती है उसको। अब फॉर एग्जांपल ईरान के ऊपर जो वो धमकी दे रहा है कि शुरू करे बात हमारे साथ, नहीं तो मैं बम कर दूंगा, ठीक, और धमकी चल रही है। और साथ ये भी इजराइल आगे से खड़ा हो जाता है कि मैं तो तैयार हूँ, अभी करो अभी करो अभी करो। तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है। अब मेरा ख्याल है, जो एक तरफ तो ये प्रेशर है कि वी विल बॉम्ब यू जी, दूसरी तरफ ये एक्चुअली करेंगे नहीं अभी। लेकिन हूती बागियों के ऊपर अटैक्स करना, वो भी तो ईरान को कोई मैसेज दे रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो मैसेज चला गया ना। मगर वो तो मैसेज आफ्टर द लॉस ऑफ द मिडिल ईस्ट, जब से सीरिया गिरा है और हमास और हिजबुल्लाह डिग्रेड हो गए हैं, तो ईरान को तो बहुत धचका लगा ना। बड़ी सिग्निफिकेंट वीकनेस
हो गई ईरान की स्ट्रेटजी इन द मिडल ईस्ट। तो इसलिए ईरान इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मगर अब वो पहले सबसे पहले जो है सैंक्शंस की तरफ जाएगा और सैंक्शंस लगाएगा। फॉर एग्जांपल ईरान वाज सर्वाइविंग, बेयरली सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स। हालांकि सैंक्शंस लगे हुए थे मगर उसके बावजूद इंडिया, चाइना, इधर उधर छोटे ये लोग ले रहे थे। अब इंडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर आएगा कि आप अब ईरान से मत ले। हमारी तो पाइपलाइन नहीं बनाने दी ना उन्होंने जी, वो तो रोक दिया। अब वो इंडिया ले रहा है अबाउट 30% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स टेकिंग फ्रॉम ईरान। तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा, एक तरफ ये टैरिफ्स का और दूसरी तरफ वो आएगा। तो इंडिया के साथ भी डील करेंगे वो कि हम आपको तेल देते हैं, ईरान से ना लें। तो इंडिया प्रॉब्लम ये करेगा, कहेगा अच्छा चलो हम 30% नहीं तो 20 ले लेते हैं, 25 के ले लेते हैं, तो नेगोशिएशन होगी। तो ईरान के ऊपर तो स्क्वीज़ पड़ेगी ना। तो ईरान दे वांट टू स्क्वीज़। अच्छा, ईरान का रिस्पॉन्स ये है कि अगर आपने बमबारी वगैरह की तो फिर हम अभी अप टू 60% हमने कुछ यूरेनियम जो है उसको इनरिच कर लिया है। तो फिर अगर आप यही करेंगे तो फिर हम विल कैरी ऑन, हम बना लेंगे बम। और जितनी भी बमबारी आप करेंगे तो क्या फ़ायदा। आपको याद हो कि अमेरिकन ने बमबारी तो की थी ना, इजराइलीज़ ने की थी, जिसमें इन्होंने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नहीं अटैक किया था मगर जो मिसाइल इंस्टॉलेशंस थी जहां उनके मिसाइल साइलोज थे उनको अटैक किया था। याद है आपको, बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। मगर न्यूक्लियर को नहीं किया अभी तक। तो दैट इज़ द काउंटर थ्रेट कि ईरान ये कह रहा है कि अगर वहाँ आप आए तो फिर ठीक है, देन वी विल गो फॉर द बॉम्ब। अभी तो हमने रिस्ट्रेंट शो की हुई है। तो ये इंटायरली पॉसिबल है कि ये फिर एक नई डील करे ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये धमकियां दे दे के और सैंक्शंस लगा के स्क्वीज़ करके। बिकॉज देखिए जब ये सैंक्शंस जो है ना ये काफ़ी पिंच कर रहे हैं ईरानी पॉपुलेशन को। वहाँ भी अंदर एक बलबला चल रहा है। ये स्लो पॉइजन है। तो यू नो दिस इज़ द वे बिग नेशंस एंड अदर नेशंस नेगोशिएट। तो मेरा ख्याल है आई थिंक फर्स्ट स्टेज में बमबारी शारी के मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, बट आई थिंक थ्रेट बड़ी रियल रखेगा। इजराइल गरजेगा हर रोज़, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम ये हथियार आ गए, ये जहाज़ आ गए, हम इधर से जाएंगे, ये खबरें चलती रहेंगी। मगर क्या वो एक्चुअली दे विल गो एंड डू इट? आई थिंक जिस दिन उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक किया फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर ईरान विल गो मैड, जिसे कहते हैं ना, फिर वो MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड इन दैट वे। ईरान माइट टेक दैट रूट बिकॉज आफ्टर ऑल वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है एंड नेशनलिज्म बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स। हाँ, मुमकिनात हैं इस मामले के जो वो तो सामने रख दिए। सेठी साहब, एक और मामला जिसको लेकर बहुत कयास आराइयाँ चल रही हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत को लेकर। वो बीमार हुए, उसके बाद अस्पताल में दाखिल हुए। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम शहीद, उनकी बरसी है और इस मौके पर जरदारी साहब के खिताब का इंतज़ार था, लेकिन वो अलील हैं। हकीकत ये है कि जरदारी साहब इज़ फाइन, आई कैन टेल यू दैट। अच्छा, जरदारी साहब इज़ फाइन। आई थिंक थोड़ी बहुत वो रेस्ट तो ज़रूर करेंगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी डेंजर टू हिज लाइफ। ठीक है, कोरोना ही है और वो उससे सेहतियाब हो जाएंगे। आई थिंक कोई डेंजर नहीं है, ही विल बी फाइन। ही विल बी फाइन सून। और फिर जल्दी ही हमें मंजर आम पर नजर आएंगे, क्योंकि सिंध में जो मामला चल रहे हैं उस पर उनका टेक है, उनकी स्टेटमेंट्स बहुत अहम है। खुसूसन जब मीटिंग मिनट्स लीक किए गए, आदिल शाह उनके दिफा को आए सामने, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मंसूब बहुत सी कयास आराइयाँ चल रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहतियाबी का इंतजार और दुआएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। थैंक यू। चलो।